कॉम्बिनेशन हमने कर ली, डिकम्पोजिशन कर ली, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, करिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करिए। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक बार और बताता हूँ तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसके लिए मैंने तुम्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई थी, ठीक है, ध्यान है, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए ना, याद होनी चाहिए भी हमने। वो तो एकदम आखिरी में लिख रही थी। कौन सी थी वो? सर वो तो याद है, वही तो कह रहे हैं हम, वो याद है। केदार हाँ वो माली वाली थी। नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाँ भाई, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, याद कर लो ये। अब ये इसके साइंस पे मत जाना कौन क्या करता है, ठीक है। हाँ, के का मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो पीछे बैठे हम, मैंने कहा ना आगे आ जाओ, तो उनका जवाब क्या है, क्यों हम आगे आए। ये 4 एलिमेंट याद रखना। मरकरी, और आगे तो सबसे बड़ी बात क्या, ये भी उनका जवाब था क्यों हम आगे आए, है ना, पिटना थोड़ा ही हमें। तो उससे आगे लास्ट में पीटी भी आता है, मतलब प्लेटिनम, ठीक है। ये इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट होते हैं जो 3 लास्ट वाले देख रखे हैं ना, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में क्या है ये प्लेटिनम, इनकी ज्वेलरी बनती है ना, ये इनर्ट मेटल कहते हैं हम इनको। इनर्ट मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्टिविटी सीरीज में मान लो अगर आ गए तो समझ लो ये किसी से रिएक्ट करेंगे नहीं। इनर्ट मतलब एक तरह से, तभी तो ज्वेलरी बनती है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ये किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते ठीक है। तो यहाँ पर इन एलिमेंट के नाम याद रखने हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है कि दैट रिएक्शन इन विच मोर, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है, ध्यान रखना। दैट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक, आगे आगे वहीं बैठोगे, चलो। दोज एलिमेंट इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना कि कुछ सॉल्यूशन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं हम, आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, और क्या लिखोगे इसके अंदर, और बेरियम सल्फेट हो गया। ठीक है, ये कुछ सॉल्ट है। अब एक बात बता दूं मैं, ये जो आयरन सल्फेट है इसका कलर होता है ग्रीन, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू, जिंक सल्फेट और ये जो कलर है ये क्या होगा इनका, कलरलेस। कलरलेस मतलब ये पानी में बिल्कुल नमक की तरह घुल जाएंगे। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ग्रीन, और बेरियम सल्फेट का तो सॉल्यूशन ही नहीं बनता हालांकि, पर ये इसका वाइट कलर होता है। ये इसमें रिएक्ट में काम नहीं आएगा, आगे वाले में काम आएगा। हम ज़्यादातर इन 3 जो एल दे रखा होता है ना, इनकी ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉपर,
कॉपर की क्यों करते हैं? अब एक और, हाँ, सिल्वर वाला भी ध्यान रखना, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये भी कलरलेस होता है। क्यों करते हैं हम? तो आप एक बात देखो, कॉपर सल्फेट एक ऐसा है जो ब्लू कलर होता है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन को ब्लू कलर कहेंगे हम कॉपर सल्फेट के। अब कॉपर से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं किसी से भी रिएक्ट करा दो, ये कलर फेड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से समझना। ये तो आपको पता ही चल गया कि अगर बाई चांस हम मान लो इसको कराते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं, मान लो आयरन से रिएक्ट करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा देते हैं इसे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म द एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड डिस्प्लेस कॉपर। तो इसका जो कलर ब्लू था वो कहीं ना कहीं पर आपका फेड हो जाएगा कलरलेस में। ब्लू कलर था वो फेड हो जाएगा कलरलेस के अंदर। अब क्वेश्चन क्या आता है, कैन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर? क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। समझ रहे हो? क्या हम कॉपर सल्फेट को कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉपर क्या आ रहा है, वो सिल्वर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, किससे, कॉपर से। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, अगर आप यहाँ कॉपर सल्फेट लिख दो और यहाँ पर सिल्वर लिख दो तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो वी कैन स्टोर द कॉपर सल्फेट इन सिल्वर कंटेनर, इजीली कंटेनर में कर सकते हैं। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये होता है लिक्विड होता है। क्यों लिक्विड होता है आपका पता है, ये तो एक तरह से एसिड है। अब एसिड को क्या हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? क्यों? यस। किसको डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट वाला कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन है। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं, ये हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, हटा देंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉपर कंटेनर में करना चाहो कर देंगे, सिल्वर कंटेनर में करना चाहो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट से ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन इस तरह से पूछी जाए, तो जैसे यही पूछी जाए कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आपको सिंपल यही लिखना है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन, सो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। समझ रहे हो? तो वी अगर स्टोर कहा जाए तो लिख सकते हो, वी कैन स्टोर द कॉपर सल्फेट इन सिल्वर कंटेनर। ठीक है ना? अगर कई बार आ जाए कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर आयरन नेल इज पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल इज पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आपको क्या लिखना है कि द सॉल्यूस ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड टू किसमें, ग्रीन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें हो जाएगी, क्या बनेगा यहाँ पर, FeSO4 प्लस में Cu, रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि बीइंग आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, it displace the copper from copper sulfate and solution of the copper sulfate which is blue is turned into the pale green, हल्के ग्रीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
और क्योंकि यहाँ पर कॉपर बनेगा, तो अगर हमने आयरन नेल यहाँ पर डाली हुई है तो इस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कॉपर की परत क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि कॉपर का कलर कौन सा होता है, ब्राउन होता है। कुछ मेटल के कलर भी आपको याद होने चाहिए इसके साथ में। समझ रहे हो? तो ये वाली रिएक्शन कौन सी थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी इसमें। ठीक है, अब एक आती है इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आइंस होता है। समझ रहे हो? एक्सचेंज ऑफ आइंस का मतलब क्या होगा, आयन चेंज हो जाएगी। जैसे तरबी आगे हो जाए और अनन्या पीछे हो जाए। ये दिखाना मेरे मार्क्स कर देगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, आयन का डिस्प्लेस वो हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो सच अ रिएक्शन इन, जैसे मैं एक पहले एग्जांपल डाल देता हूँ। जैसे मान लो ये ए बी था और ये सी डी था, तो क्या रिएक्शन हो गई, ए डी और सी डी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ए सी मत कर देना इसे, क्योंकि प्लस प्लस में क्या फॉर्मूला नहीं बनता है, प्लस और माइनस में बनेगा। तो दैट रिएक्शन इन विच टू सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आइंस टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, दैट रिएक्शन इन विच द टू सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आइंस टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि दैट रिएक्शन, अब जिसके 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ध्यान रहे, वो बिल्कुल 100% याद करने हैं आपको 3। कौन कौन से, एक तो हमने शुरू में लिखाया था आपको, लेड नाइट्रेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद पोटासियम आयोडाइड, एकांश, इनका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, फर्स्ट क्लास जब हुई थी ना, फर्स्ट क्लास, उस क्लास में मैंने यही वाली रिएक्शन लिखाई थी उस क्लास में, और ये मेरे ख्याल में 10वीं या 15वीं बार रिपीट हो रही है वाली रिएक्शन। जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि आप जो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा रहा था, तो उस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कहाँ करोगे, वो रिएक्शन लिख के दिखाया था मैंने। आर्या, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस। ठीक है, जब हम दोनों को, और ये पता है ना, द इवेंट्स विच आर टेकन प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उसमें भी बताया था, तुम्हें ध्यान हो, 2 टेस्ट ट्यूब बना करके हमने, एक में लेड नाइट्रेट डाला था, एक में पोटासियम आयोडाइड डाला था, और दोनों को हाँ येलो बनना था इसके अंदर। वो पहली वाली एक्टिविटी, वो तो वही वाली तो एक्टिविटी है भाई ये। सर एक्टिविटी नंबर, अरे तो केमिकल रिएक्शन तो याद होनी चाहिए ना। फिर भाई मैं क्यों बार बार वो रिएक्शन शुरू से लेकर के अब तक करा रहा हूँ आपको, इसीलिए करा रहा हूँ कि आप रटो इन रिएक्शन को। अब इसमें एक्सचेंज ऑफ आइंस हो गया, मैंने कहा था ना, मैं रिएक्शन यही आएंगी लेकिन कैटेगरी बदल जाएगी, इनकी टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी उनकी, बस आगे जाकर। तो अब आपका क्या होगा, इसके अंदर लेड आयोडाइड
प्लस में पोटासियम नाइट्रेट, ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा और ये कौन सा कलर हो जाएगा आपका, येलो कलर हो जाएगा। ये कलरलेस रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। ठीक है तो सारे एक्वस कलरलेस हो गए ना। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, आयरन सल्फेट का भी ग्रीन कलर होता है, कॉपर क्लोराइड का ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता। मैंने कुछ सॉल्ट के जो मैंने बुकलेट जो दे रखी है ना, इसमें कुछ के मैंने कलर लिखे हुए हैं कि आपको ये कलर याद करने हैं। एक टेबल के अंदर कलर होंगे, ठीक है, आगे जाके वो मैंने बोला हो कि वो याद करने हैं आपको। ठीक है ना। बाकी अगले हफ्ते में तुम्हें बुकलेट दे दूंगा पूरी बुक्स की, मतलब जो भी है। तो अब इससे तो अभी तो इससे काम चलाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, आयोडाइड इधर चला गया, नाइट्रेट आयन इधर आ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है कि सच अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम या वन ऑफ द इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि देखो ऐसे हमने टेस्ट ट्यूब ली तो ये जो सॉलिड है ना, ये तो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ये लिक्विड होगा ऊपर। जैसे मिट्टी नहीं हो जाती, सेटल डाउन हो जाती है, तो नीचे सेटल डाउन का मतलब प्रेसिपिटेट होगी, ये नीचे बैठ जाएगी, ये वाला लेड ऑक्साइड, लेड आयोडाइड। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहते हैं। दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहेंगे। अब आगे देखो, एक और रिएक्शन देखो, प्रेसिपिटेशन वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट ले लिया, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड। ये 9th में भी शायद कराते हैं कभी ये वाली, या 8th में कराई हो। ठीक है, एरिक हाँ, एक रिएक्शन और है इसके अंदर, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर ये जो सब्सटेंस बनेगा ये एक्वस होगा और ये बनेगा आपका सॉलिड, और ये नीचे बैठ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। बेरियम सल्फेट का कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, पीपीटी। इसलिए ये रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन या प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन भी मानी जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन भी कह देते हैं हम इसे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, एक रिएक्शन और देखो, ये मिटा दूँ। 3 रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट की, फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, ये है, ये भी मैंने पहले कराई हुई है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या था, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड सक्षम। अब बताओ, हाँ वेरी गुड, हाँ, और आगे अब इनको बोलने दो। हाँ तुम बोलो, NH4 NH4 अरे सर, अरे आप चुप रहे सर। वो है हाँ भी एकांश, क्या गलती है इसमें?
वो इसका 2 लगेगा। यहाँ 2 लगेगा। BaCl ये CL2 तो Ba2 होता है Cl माइनस होता है, इसलिए BaCl2 वो भी तो है। OH माइनस होता है, NH4 माइनस होता है। हेलो भाई, हो गए फिर सही। धीरे धीरे बैठ के ना एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं तुम्हारे अंदर। सर ये तो मैं ऐसे बैठ गया ऐसे। चाटा दूंगा चलेगा। सर समझ आ तो ऐसे रहा मैं यूज कर रही हूं। चलो समझ में आ गया ये। अच्छा, इस रिएक्शन को मैंने इसलिए भी लिखाया हुआ है, इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या है आपकी, छोटे से पेज में एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी है, कि इसमें नहीं दी हुई, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, एक छोटे से ऊपर कॉलम में, ठीक है। और वहाँ आगे आगे पलटो, ऊपर पढ़ो, ये वाला, ये वाली, हाँ ये तो ब्लू बॉक्स में, ब्लू, हाँ लिखा है ना, हाँ। इसको करके नहीं दिखाया है, लेकिन बता दो ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस टर्म में नहीं पूछी हुई एक्टिविटी का रिजल्ट है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर, इस टर्म में कब, हाउ व्हाट डू यू फील, जब आप इन दोनों को मिक्सर को टच कर दोगे और उसको हाथ बॉटम से, बॉटम टेस्ट ट्यूब को बॉटम से टच करोगे तो आप क्या फील करोगे, ये पूछा है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो ये एक्टिविटी क्या करोगे कि जब दोनों सब्सटेंस को मिला दोगे तो कुछ देर बाद क्या होगा कि इस बॉटम के अंदर इतना ठंडा हो जाएगा कि आइस जैसे, क्या नाम है, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, आप आइस कोल्ड। पहले नॉर्मल थे दोनों, ये मिलाने के बाद बिल्कुल आइस कोल्ड हो जाएगा। अब आइस कोल्ड का मतलब ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया का मतलब जो इनके अंदर हीट थी पहले वाली, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई, यानी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है, रुक जाओ आस्था, कौन सी रिएक्शन होती है जब हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वेरी गुड, कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब EN, एंटर हो गई हीट, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया, एंडोथर्मिक भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। एक पता है आपको, जब हम ये आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब आप इसको बेस से रिएक्ट कराओगे, ये आपका एसिड होता है, ये आपका बेस होता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं हम, क्योंकि एसिड और बेस को मिला देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइंस। क्या बनेगा, बताओ बताओ, हाँ H2OH ना, नहीं देखो आप अलग अलग करके देखो, इसका क्या आयन है, H+, इसका क्या आयन है, ठीक है, इसका क्या आयन है, Na+, इसका क्या आयन है। आप इनको मिलाओ, समझ रहे हो, तब आप फॉर्मूला बना पाओगे। ये मत देखो कि यहाँ पे H2 है, आयन क्या है इसका, H+ है, उससे एक्सचेंज बनेगा। अब H+ किसके साथ ऐड होगा, OH, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, नहीं होगा। और ये सोडियम किसके साथ आएगा, तो H और OH क्या बन गया, यानी H2O, 2 H आ गए ना, क्या बन गया ये, H2O। मैंने कहा था ना, वाटर हमेशा इस फॉर्म में डिसोसिएट होता है, प्लस माइनस, H+ और OH-। समझ में आया। और इसका क्या बनेगा, Na2SO। और मज़े की बात देखो, ये कौन सी रिएक्शन थी ऊपर वाली, एंडोथर्मिक थी ना, ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन जो होती है ना, वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एसिड बेस वाली, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें कि एक्सचेंज ऑफ आयन जो हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की भी रिएक्शन हो, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो 2 क्यों नहीं लिया,
हैं? 2 है। है तो बैलेंस करो ना भाई, बैलेंस थोड़ा ही किया है मैंने अभी से। 3 H नहीं होने चाहिए। क्या? अरे आप ये देखो, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, बैलेंस करो क्या आएगा। देखो H2O बनना है पूरा, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया मुझे लग रहा है बैलेंस, नहीं तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया। बस फॉर्मूले में चेंज नहीं होता कभी भी, फॉर्मूला आपका फिक्स है ये कि यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ 1 आएगा, बाकी चीज़ को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। समझ में आ गया ये पक्का? ठीक है ना। अब आगे देखो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और ध्यान रखना, जैसे आप जो रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना, इसमें ये भी लिखना है कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी लिखनी है आपको? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, बस ये लिखनी है। ठीक है। अब आगे देखो एक टॉपिक और रहता है आपका, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। लाल बैल कौन सा है, कैसे पता? रेड क्या होता है? ऑक्स क्या होता है? रेड बुल। तो रिडॉक्स 2 पार्ट से बनी है, एक रेड से और एक ऑक्स से। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब वहाँ पर कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा आता है इसके अंदर, ये पूछने के लिए सबटेंस में कि कौन सा आपका, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। 3-4 टर्म्स हैं इसके अंदर जो याद रखने हैं तुम्हें। पहली बात ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर किसी भी सबटेंस के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब दैट रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीजन से ही के थ्रू ही आपको देखना है। एक डेफिनेशन तो ये होती है। दूसरा, वैसे आप बाई चांस ना निकाल पाओ, वैसे तो ये 11th में पढ़ोगे आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि इसी के अंदर अगर चार्ज जो वैल्यू होती है ना, जैसे Na+ लिखते हैं हम या Cu2+ लिखते हैं, तो अगर किसी के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक है। इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Na था और वो Na+ हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस वहाँ आ गया ना। ये डेफिनेशन को याद रखो या ना रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं एक आध जगह पे यूटिलाइजेशन बता दूंगा, इसका अगर याद रख लो। बस आपकी 10th में ये वाली दे रखी है। रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन।
और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रखा है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का 100% रिडक्शन होगा। ये दोनों एक बिल्कुल, मतलब बिना अकेली रिएक्शन स्टैंड नहीं करेगी। अच्छा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब जैसे तुम ये कहोगे ये अकेली, ये कभी स्टैंड करता ही नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ आयन में कन्वर्ट होने का तरीका है। तो ऐसी चीज़ तो आपको आएगी नहीं अभी 10th के अंदर, आएगी तो 11th में आएगी आपके, ठीक है। तो अब ये देखो आगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले सब्सटेंस को निकालते कैसे हैं। देखो मान लो अगर यहाँ पर कॉपर दे रखा है और ऑक्सीजन से हमने इसको जला, ध्यान दे लो इधर, कॉपर का कलर होता है ब्राउन, लेकिन अगर इसको जलाओगे ना, आग पर रख दो इसे, तो ये तुरंत ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी इसमें। और जो ब्लैक कलर बनेगा ना, घर पे जाके एक्टिविटी कर सकते हो कि कॉपर वायर लेना और गैस पर रख देना आप उसे, तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर होता है कॉपर ऑक्साइड का। जो ब्राउन कलर मेटल था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखनी, क्या, जब भी आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस का मतलब जिसका, और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस आपको सिर्फ रिएक्टेंट में से निकालने हैं। आपको जब भी लिखना है ना, जैसे अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस लिखना है आपको, तो वो सिर्फ या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, प्रोडक्ट में से नहीं लेना। ये दिमाग में रट लो। देखना जरूर है प्रोडक्ट की तरफ कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जब यहाँ पर लिखोगे तो आप रिएक्टेंट में से लिखोगे। आप समझ रहे हो, गलती से भी प्रोडक्ट का साइड का कोई भी सब्सटेंस मत लिख देना, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस इसमें से हमें निकालना है। तो देख कॉपर था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गई, कॉपर, तो ये रिड्यूस होगी। ये ऑक्सीडाइज है तो ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। समझ रहे हो, तो ये आपका O2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कैसे लिखोगे इसे। यहाँ पर चार्ज है कोई इसके ऊपर, नहीं है ना, यहाँ पर कोई चार्ज है तो 0 0 चार्ज है। यहाँ पर पता है क्या है, ये Cu2 प्लस है और O क्या है, 2 माइनस है। 0 चार्ज था ना, यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया ना। बताओ इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन चार्ज क्या बताया था मैंने तुम्हें, ऑक्सीडेशन बताया था ना। यहाँ पर 0 था ना, क्या हो गया, -2, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन चार्ज क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। इसलिए मैंने वो दूसरी वाली डेफिनेशन आपको बताई थी, ठीक है ना। इस तरह से यूटिलाइज होता है अगर आप बाई चांस किसी के नहीं हो। बड़े काम आएगी जब तुम 11th में जाओगे, सर ने हमने ये चीज़ बता दी थी पहले ही। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस पता चलेगा। एक और चीज़ देखो इसका, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टाइम तो नहीं भाग रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीज़ और होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराता है, दलाली करना, यानी चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कौन सा एजेंट है, किसका एजेंट है, ये ऑक्सीजन का एजेंट है। क्या देगा किसी को, ऑक्सीजन देगा। समझ रहे हो, तो इससे ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन क्या होगी, इससे रिमूव होगी। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बना जाता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है ना वो, तो उल्टा हो जाता है समझ लो। जो ऑक्सीडाइज्ड था वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। और जिसका रिडक्शन हुआ था वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अभी तो आ रहा है समझ में, बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है, इसीलिए रिकैपुलेट बाद में कराऊंगा मैं 2-3 बार, ठीक है।
तो जैसे अगर इसके अंदर पूछा जाए तो ऑक्सीडाइड है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहीं से गई है ना, इसको ऑक्सीजन तो यहीं से प्रोवाइड हुई है, तो जिसने ऑक्सीजन दी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इसलिए क्या माना जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से मान लो Zn लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉपर आ गया और यहाँ पर Zn प्लस CO बन गया, या ऐसे मान कुछ, इसको छोड़ो, CO था, यही वाला हम रिकवर करना चाहते हैं कॉपर को दोबारा। तो आप क्या करो, इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर रुक जाओ, अभी हम पूछेंगे किससे। चलो ये ज़्यादा ही घबरा गई पहले। आराध्या, वेरी गुड, कॉपर प्लस H2। ठीक थी, सीधी सी बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ना। हाइड्रोजन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को डिस्प्ले। अब कॉपर आ गया ना, पहले जो मेटल था वही को वही सेम, जो यहाँ पर रिएक्ट था ब्लैक हो गया था, हाइड्रोजन के वाटर के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करा दो, फिर दोबारा आ जाएगा वही को वही। अब यहाँ पर हमें बताना है किसका ऑक्सीडाइड हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, आर्या नहीं, भाविक, हाँ बताओ इसमें किसका ऑक्सीडाइज होगा, किसका रिड्यूस होगा? मैं बता क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ CO। जो होगा कौन सा? एक और सब्सटेंस देखो, ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड, पायरुलसाइड कहते हैं इसे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्लस में ये कराएंगे हम, प्लस में इसको HCl से, इसको कराते हैं HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में H2, ये बनेंगे। ठीक है, अब किससे पूछे हम? ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। कौन रह गया था अभी? अंश। ऑक्सीडाइजेशन हुआ है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का और रिडक्शन हुआ मैग्नीज का। मेदा, रिडक्शन हुआ है MnO2 का और जो ऑक्सीडेशन हुआ है HCl। क्या बोला था मैंने पीछे? पूरा लिखना। हमें पूरा सब्सटेंस बोलना है, ठीक है ना। अब आप अभी आपको सिर्फ 10th के हिसाब से लिखना है। MnO2 का क्या होगा? रिडक्शन। O2 था ना उसके पास, हट गया। तो जब एक सब्सटेंस आप ढूंढ लो, बस एक का ऑक्सीडाइज ढूंढ लो या रिड्यूस ढूंढ लो, तो दूसरे का उल्टा हो जाएगा, समझ लो। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये क्या होगा फिर? ऑक्सीडाइज्ड ही होगा। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। यहाँ पर H या माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर 0, यहाँ पर कुछ प्लस था, ये था 4 प्लस था, यहाँ पर 2 प्लस हो गया, ऐसे कुछ है। मान लो इसको छोड़ो एक तरह से, H प्लस था ना, प्लस था H प्लस, इसका तो कुछ हुआ नहीं हाइड्रोजन का। तो Cl क्या था? माइनस था ना। Cl क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया ना। अब बताओ इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? ये है पहले माइनस था, अब 0 हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। ये माइनस के बाद 0 आता है ना, फिर 1 2 3 आता है।
आता है ना। तो इंक्रीज इन चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या माना जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 हो गया, चार्ज कम हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो हालांकि उतने डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे ही इसको बोल दिया है, बट आपको वही वाला ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रही है और किसके साथ। हाँ, तो बहुत से ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो हम चार्ज के थ्रू देखते हैं ना उसके अंदर, वही तो बताया ना फिर कई बार। मैं अब कह रहा हूँ जैसे कि इसके अंदर MnO2 के पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के अंदर, हाँ। MnO2 हो गया वो हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना, ये रिड्यूस हो गया फिर आपका, वो तो बता ही दिया मैंने। अब जैसे बहुतों के साथ नहीं होता ऐसा। अब सपोज़ करो कि मान लो जैसे एल्यूमिनियम था यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ मैं HCl, तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस में H2। अब बताओ, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ पर 3 प्लस बन गया। अब बताओ किसका ऑक्सीडाइज हो गया, कौन सा रिड्यूस हो गया, 0 से +3 हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया। अब एक और बात समझ लो, ध्यान दे लो, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है माइनस का, तो आप ये भी डेफिनेशन मान लो एक तरह से हो सकती है कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ में माइनस का आयन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। माइनस का आयन अगर ऐड हो रहा है, अब क्लोरीन तो लिखा है ना, आप मान लो ये ऑक्सीजन है एक तरह से, तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसके साथ जुड़ गया, ऐसे मान के चलो। अब आप क्योंकि माइनस का चार्ज आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, ऑक्सीडाइज माना जाएगा। उतने बहुत ज़्यादा परेशान मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए सारी डेफिनेशन याद नहीं रखना, वही वाली। लेकिन यहाँ पर अगर लेना चाहो तो दूसरी वाली डेफिनेशन फिट नहीं बैठती। क्या बताया था तुम्हें, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो रिमूव यहाँ से हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है आपका, Al। तो इस केस में मैंने दूसरा इसीलिए मेथड बताया है आपको कि चार्ज तो आपको याद ही है ना पहले वाले, वही जो प्लस कैटायन और एनायन वाले, उसके हिसाब से देख लो। अब मैं इसको मान लो एल्यूमिनियम को जिंक सपोज करो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा दूं, तो क्या रिएक्शन होगी इसकी, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में CO। अब बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ इसके अंदर, बताओ। Al का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और इसका क्या हो गया। वैसे भी अगर मेटल, ये कहते हैं रिड्यूस हो गया, मेटल रिडक्शन हो गया, रिड्यूस मतलब अलग चला गया वो मेटल से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो अकेला मेटल होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और बाकी जो दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन वाला होता है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया, ये वाला ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है।